हमने बात की थी डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस की, जिसमें से हमने फिलहाल बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस की। थोड़ा सा उसका रिव्यू दूं। मैंने आपसे कहा था कि ये डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें एक्स सिर्फ होल नंबर्स ले सकेगा और एक्स की रेंज होगी 0 से लेके n तक, और वहां अप्लाई होगी जहां दो ही पॉसिबल केसेस बन रहे होंगे। वो केस जिसमें हमारी इंटरेस्ट होगी उसे हम सक्सेस कहेंगे, जिसमें हमारी इंटरेस्ट नहीं होगी उसे नॉट सक्सेस या फेलियर कह देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को पी से डिनोट करते थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सक्सेस 1 माइनस पी, उसे हम क्यू भी कहते थे। तो रिलेशनशिप था कि पी प्लस क्यू 1 के बराबर होगा। पी इंक्रीज करेगा तो क्यू डिक्रीज हो जाएगा, पी डिक्रीज होगा तो क्यू बढ़ जाएगा। उसके साथ हमने जिक्र किया था कि x विल टेक द वैल्यूज फ्रॉम 0 टू n। नंबर ऑफ सक्सेसेस होंगी मिनिमम 0 और ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ सक्सेसेस होंगी n के बराबर। x जो वैल्यूज ले सकेगा उनकी तादाद n प्लस 1 होगी। 1 से लेके n तक हम काउंटिंग करें तो n तादाद हो जाएगी, उसमें हम 0 वाला केस अभी शामिल करें तो n प्लस 1 तादाद होगी। अगर हम x की ऑल पॉसिबल वैल्यूज के सामने उनकी प्रोबेबिलिटी लिख दें तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगी। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन एनपी के बराबर होगा, वेरिएंस एनपी क्यू के बराबर होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन एनपी क्यू स्क्वायर रूट के बराबर होगा। पी और क्यू बराबर होंगे तो शेप सिमेट्रिकल होगी। पी बड़ा होगा क्यू से तो शेप सिमेट्रिकल की बजाय पॉजिटिवली सिक्यूड हो जाएगी, और पी लेस देन क्यू हो जाएगा तो भी सिक्यूड होगी, लेकिन वो नेगेटिवली सिक्यूड कहलाएगी। बास केसेस ऐसे होंगे जिसमें एन की वैल्यू वेरी वेरी लार्ज हो जाएगी। वेरी वेरी लार्ज होने का मतलब है, फर्ज कर लें हमने जो सवाल हल किया हमने उसमें एन को 12 रखा, तो 0 से लेकर 12 तक सब की प्रोबेबिलिटी हमने निकाल ली बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हुए। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर एन की तादाद 80 हो जाए तो ऐसा केस जिसमें एन की तादाद वेरी वेरी लार्ज हो जाए, पी और क्यू जो है वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे ना हो, एक दूसरे के करीब हों, तो फिर हम उनकी सबकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज फाइंड करने की बजाय अगर हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहें कि नंबर ऑफ सक्सेसेस होंगी, फर्ज कर लें एन 80 वाले केस में 15 से लेके 30 तक, या 15 से लेके 60 तक, या 50 से लेके 70 तक, तो ये बहुत ज्यादा केसेस बन जाएंगे। मसलन अगर हम 15 से लेके 70 तक की बात करते हैं तो ये कितने केसेस बनेंगे? ये बनेंगे आपके 56 केसेस। तो 56 केसेस की प्रोबेबिलिटीज लेना, फिर उनको सम करना, ये एक वेरी मच टाइम कंज्यूमिंग जॉब होगी। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, हम वहां पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का सहारा लेंगे। ये एक डिस्क्रीट की बजाय कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसका सहारा हमें वहां लेना पड़ेगा जहां वेरिएबल की नेचर तो डिस्क्रीट है लेकिन एन वेरी वेरी लार्ज हो गया। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट if number of trials n in binomial distribution is sufficiently large and neither p nor q is very small, then the binomial distribution approaches to continuous distribution known as normal distribution. So normal distribution is regarded as limiting form of binomial distribution when the number of trials is large and neither p nor q is very small. जैसे उसका हमारे पास पीडीएफ था, इसी तरह इसका पीडीएफ है हमारे पास। y is equal to fx is 1 over sigma 2 pi square root e power minus 1 by 2 x minus mu over sigma whole square। इसका पीडीएफ देख के घबराना नहीं है, हमें सवाल हल करने में इस सारे पीडीएफ की जरूरत नहीं होगी। वहां सिर्फ हमें जरूरत पड़ेगी एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा की, जिसे हम जी का नाम देते हैं। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन में मीन हमारा म्यू है और स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा सिग्मा है।
जैसे वहां पे हमने बाइनोमियल में जनरल नोटेशन उसकी यूज की थी, तो मैंने उसको लिखा था x फॉलो द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन np एंड वेरिएंस, सॉरी पैरामीटर्स लिखे थे म्यू एंड n एंड p, दो पैरामीटर्स थे उसके, कौन कौन से, n एंड p। मैंने कहा था अगर ये दोनों पैरामीटर्स हमारे पास मौजूद हो तो हम पूरी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। सिमिलरली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में भी हमारे पास दो ही पैरामीटर्स हैं, लेकिन ये पैरामीटर्स हैं म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर। यानी अगर हमारे पास म्यू और सिग्मा स्क्वायर मौजूद हो तो हम पूरी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो मैंने लिखा था नोटेशन x, इसको पढ़ते हैं, x फॉलो द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन with mean mu and variance sigma square means that x is normally distributed with mean mu and variance sigma square. Mean mu and variance sigma square are two parameters of normal distribution. जैसे बाइनोमियल के दो पैरामीटर्स थे n एंड p, इसी तरह नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के दो पैरामीटर्स हैं mu एंड सिग्मा स्क्वायर। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का दूसरा नाम है गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से भी इसको लिखा जाता है। अच्छा, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम उसको कहते हैं जिसमें किसी भी वेरिएबल को स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया जाए। स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल क्या होता है? x माइनस म्यू ओवर सिग्मा को हम स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल के नाम से याद करते हैं, इसे z से डिनोट किया जाता है। z इज इक्वल टू x माइनस म्यू ओवर सिग्मा। आप अगर गौर से देखें इसके पीडीएफ को तो वहां पे हमने यही यूज किया हुआ, x माइनस म्यू ओवर सिग्मा का स्क्वायर लिखा हुआ है एंड पे जाके। पहली स्लाइड को जरा दोबारा देखिए, दिस वन, x माइनस म्यू ओवर सिग्मा इज बेसिकली z क्या है? इसको हम कहते हैं स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल वेरिएबल। वैसे तो जितने भी नॉर्मल वेरिएबल्स हैं हमारे पास, उनमें मीन कुछ भी हो सकता है, उनमें वेरिएंस कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर हम उसको इस तरह से कन्वर्ट कर दें कि वेरिएबल में से उस डेटा का मीन माइनस करके उसी डेटा के स्टैंडर्ड डेविएशन पे डिवाइड कर दें, हर x में से मीन सब्ट्रैक्ट करके स्टैंडर्ड डेविएशन पे डिवाइड करते जाएं, तो जो हमारे पास z की वैल्यूज आएंगी वो 0 से थोड़ी बड़ी और 0 से थोड़ी छोटी होंगी। सेंटर में 0 आ जाएगा, 0 पे कन्वर्ट हो जाना है। z ने कहाँ पे कन्वर्ट होगा? 0 पे, जहाँ x मीन के बराबर होगा। यानी x और म्यू जहाँ पे बराबर हो जाएंगे वहां पे z 0 हो जाएगा, जहाँ x म्यू से बड़ा होगा वहां z पॉजिटिव होगा, इसी तरह जहाँ पे x म्यू से छोटा होगा वहां z नेगेटिव होगा। तो स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल वेरिएबल में z की हमारे पास वैल्यूज कुछ नेगेटिव होंगी, कुछ पॉजिटिव होंगी, और सेंटर में 0 होगा। सेंटर में अगर 0 है तो +1 राइट साइड पे जितने फासले पे सेंटर से होगा, उसी तरह से -1 लेफ्ट पे उतने ही फासले पे होगा। इसी तरह z की वैल्यू 2 प्लस में z इक्वल टू 0 से जितने फासले पे राइट डायरेक्शन में होगी उतने ही फासले पे z -2 लेफ्ट डायरेक्शन में होगी। जब हम जाके इसके सवाल हल करेंगे, वहां इसकी शेप आपको दिखाऊंगा तो आपको ये चीज मजीद वाज़ेह हो जाएगी। हम इसको स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल वेरिएट का नाम इसलिए देते हैं कि हमने उसको स्टैंडर्ड शेप में कन्वर्ट कर लिया। वैसे जो नॉर्मली पाए जाने वाले वेरिएबल्स हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं, उसमें कहीं पे मीन कुछ होगा, कहीं पे कुछ होगा। इसमें क्वालिटी ये होगी कि इसमें हमेशा मीन जो है वो 0 पे अकर करेगा। which measures the deviation of x from mean of unit of standard deviation has a normal distribution whose mean is 0 and standard deviation is 1। जब हम उसको स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल वेरिएट में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हमारे पास एक ऐसा वेरिएबल होगा जिसका मीन 0 होगा और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 के बराबर होगा। एक्सपेक्टेड z इज इक्वल टू 0 एंड वेरिएंस ऑफ z इज इक्वल टू 1। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, z का मीन 0 होने का मतलब है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ z है 0। एक से ज्यादा दफा हम इस पर बात कर चुके कि एक्सपेक्टेड वैल्यू और मीन एक ही चीज के दो नाम है। इसी तरह जो भी डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है उसका वेरिएंस कुछ भी हो सकता है। मसलन मैं अगर स्टूडेंट्स की हाइट्स की बात करूं तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेंगी, मैं आपके वेट्स की बात करूं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेंगे। हम ड्यूरिंग द ईयर
सिटी का टेम्परेचर की बात करें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा, लेकिन उन सब का मीन जो है वो डिफरेंट होगा। किसी का मीन पॉजिटिव होगा, किसी का नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन जीरो नहीं होगा। जब हम उसको स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट में कन्वर्ट कर लेंगे तो उसका मीन जीरो पे आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल एक स्टैंडर्ड शेप है डेटा की। कोई भी वेरिएबल जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, उसको हम जब स्टैंडर्ड शेप में ले आएंगे तो हम उसकी हेल्प से फिर बहुत सी चीजें बड़ी आसानी के साथ एक्सट्रैक्ट कर सकेंगे। मीन इज जीरो एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 1 को हमने लिखा है एक्सपेक्टेड z इज 0 एंड वेरिएंस ऑफ z इज 1। Thus z is equal to x minus mu over sigma is called standard normal variable। तो डेंसिटी फंक्शन इसका क्या बन गया जी, एफ जेड इज इक्वल टू 1 ओवर सिग्मा 2 पाई स्क्वायर रूट ई पावर माइनस सी ओवर 2, और उसकी रेंज साथ हमने लिख दी है जी की माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ये इन्फिनिटी है, लिखने में अल्फा लिखा गया। The word x follow normal distribution with mean mu variance sigma square and z is equal to x minus mu over sigma, then z will follow the normal distribution with mean 0 and variance 1। इसको हम पढ़ेंगे z follow the normal distribution with mean 0 and variance 1। ये भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, लेकिन यूं ही ये z में बदला, इसका मीन 0 हो गया और वेरिएंस 1 हो गया। हेंस z is called the standardized normal variable। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज है, नहीं हम उनकी तरफ आते हैं। कहा गया एज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ प्रॉपर पीडीएफ सो एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 and total area under the curve and above x-axis is 1, that is minus infinity to infinity fx dx is equal to 1। जैसे हमने कहा था कि बाइनोमियल में हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं तो उसका टोटल 1 होना है, ऐसे कंटिन्यूस केस में वहां पे हम समेशन यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे कंटिन्यूस केस होने की वजह से हम उसको समेशन की बजाय इंटीग्रेशन में ले आएंगे। तो वहां पे जैसे लिमिट्स 0 से लेके n तक उन सब की प्रोबेबिलिटीज का सम हम करते थे, समेशन यूज करते थे, वो 1 के बराबर आता था। बिल्कुल ऐसे ही इसका सम जो है वो 1 के बराबर होगा। ग्राफ ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज बेल शेप्ड यूनि मॉडल एंड सिमेट्रिकल अबाउट द एक्स एक्सिस। हम इसकी डायग्राम पे जाएंगे, सवालों में जाएंगे तो वहां पे ये चीज आपको वाज़ेह तौर पे नजर आ जाएगी। बेल शेप, यहाँ पे बेल से मुराद वो क्लासिकल बेल है जो आप पुरानी मूवीज में बैल के गले में बांधी हुई देखते हैं। यूनि मॉडल का मतलब है इसका मोड एक ही होगा, सेंटर में होगा वो, और सिमेट्रिकल का मतलब है सेंटर में चूंकि मोड होगा लिहाजा मीन मीडियन मोड इसका बराबर आएगा सिमेट्रिकल शेप होने की वजह से। तो मीन से राइट डायरेक्शन वाली कर्व और मीन से लेफ्ट डायरेक्शन वाली कर्व सेम स्लोप के साथ नीचे आएंगी और मीन के राइट पे और मीन के लेफ्ट पे डिस्टेंस एक जैसा होगा, which divides the curve into two equal halves। जाहिर है सेंटर में अगर उसकी पीक है और सिमेट्रिकल भी है और टोटल एरिया 1 के बराबर है, तो पीक से सेंटर की तरफ हम लाइन लगा दें तो राइट डायरेक्शन वाला एरिया और लेफ्ट डायरेक्शन वाला एरिया साइज में सेम होंगे और हर एक 1/2 होगा, दोनों का टोटल 1 के बराबर होगा। 3 में कहा था मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर आर 2 पैरामीटर्स। इसकी बात मैं पहले भी कर रहा है, 2 पैरामीटर्स हैं मीन और वेरिएंस। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल सो इट्स मीन मीडियन एंड मोड आर इक्वल। सेंटर में लाई करेंगे मीन मीडियन और मोड, इसकी वैल्यू सेम होगी। यानी आपसे अगर शॉर्ट क्वेश्चन में कहा जाए हमारे पास एक डाटा है जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, उसमें मोड की वैल्यू 5 है, तो बताइए मीन क्या होगा। तो आप कहेंगे क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन मीडियन और मोड सेम होते हैं, लिहाजा अगर इस डेटा में हमारे पास एक वैल्यू 5 है तो दूसरी दोनों भी 5 के बराबर होंगे। 5 में कहा गया मीन डेविएशन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज अप्रोक्सीमेटली 4/5 टाइम्स ऑफ इट्स स्टैंडर्ड डेविएशन। यानी हमारे पास अगर एक चीज मौजूद हो मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन में से, और साथ बताया गया हो कि जिस डेटा की यहाँ बात हो रही है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, तो दूसरे की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें डेटा पे जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि
इस रिलेशनशिप को यूज करते हुए हम दूसरे की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। रिलेशनशिप क्या है कि मीन डेविएशन इज इक्वल टू 4/5 ऑफ इट्स स्टैंडर्ड डेविएशन। आप जानते हैं ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है। 6 में कहा गया कि क्वार्टर डेविएशन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज 0.6745 ऑफ इट्स स्टैंडर्ड डेविएशन। इसको यूं भी लिखा जा सकता है क्वार्टर डेविएशन इज 0.6745 into सिग्मा। फिर कहा फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टाइल। फर्स्ट क्वार्टाइल आप जानते हैं Q1 को कहते हैं, थर्ड क्वार्टाइल Q3 को कहते हैं, Q2 मीडियन होता है। इसमें चूंकि मीडियन सेंटर में होगा, म्यू के ऊपर लाई करेगा। अभी हम कह के आए हैं कि इसमें मीन, मीडियन और मोड की वैल्यू सेम होगी। सो म्यू में से आप क्वार्टर डेविएशन माइनस करेंगे तो Q1 आ जाएगा, और म्यू में क्वार्टर डेविएशन आप ऐड कर देंगे तो Q3 आ जाएगा। और अभी हमने पढ़ा था कि क्वार्टर डेविएशन होता है 0.6745 सिग्मा, तो हमने क्वार्टर डेविएशन की जगह पे वो लगा दिया, तो रिलेशनशिप बन गया Q1 इज इक्वल टू म्यू माइनस 0.6745 सिग्मा और Q3 इज इक्वल टू म्यू प्लस 0.6745 सिग्मा। इसका मतलब है अगर हमारे पास म्यू मौजूद हो, सिग्मा मौजूद हो, तो हम Q1 और Q3 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। बात हो रही है जी 7 में कि ऑल ऑड ऑर्डर मूवमेंट्स अबाउट मीन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आर 0। मूवमेंट्स इवन ऑर्डर भी होते हैं और ऑड ऑर्डर भी होते हैं। जैसे मूवमेंट 1 है तो वो ऑड ऑर्डर कहलाएगा, मूवमेंट 2 है तो उसको हम इवन ऑर्डर मूवमेंट कहेंगे, फिर म्यू 3 आएगा या थर्ड मूवमेंट आएगा तो उसको हम फिर ऑड ऑर्डर कहेंगे, फोर्थ होगा तो फिर इवन ऑर्डर हो जाएगा। तो यूजुअली चूंकि हम 4 तक बात करते हैं, लेकिन मोमेंट्स हम जितने चाहें फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें कहा गया कि ऑड ऑर्डर मोमेंट्स जो हैं वो हमेशा 0 होंगे। इसका मतलब है म्यू1 इसमें हमेशा 0 होगा, म्यू3 हमेशा 0 होगा। किस सूरत में? इस सूरत में कि डाटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता हो। याद रखिए अगर डाटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो नहीं करता फिर ये रिलेशनशिप अक्कर नहीं करेगा। फिर आपको याद होगा हमने सिमेट्री और सिक्यूरेंस डिस्कस की थी, तो वहां हमने β1 और β2 की बात की थी। β1 किसको डिस्कस करता है? सिमेट्री को। और β2 किसको डिस्कस करता है? उसकी पीक को, उसकी ऊंचाई को। वहां पे हमने 3 डायग्राम बनाई थी, आपको याद होगा। तीनों मैंने कहा था ये सिमेट्रिकल है, लेकिन जिसकी पीक मॉडरेट है उसको हमने नाम दिया था मीजोकर्टिक या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। इसका दूसरा नाम है मीजोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में β1 जो है वो 0 के बराबर होता है और β2 जो है वो 3 के बराबर होता है। ये मिसप्रिंट हुआ है जी, ये β3 नहीं है बल्कि ये β2। पहला रिलेशनशिप है β1 इज इक्वल टू म्यू3 स्क्वायर ओवर म्यू2 क्यूब, ये 0 के बराबर है। दूसरा रिलेशनशिप है β2 इज इक्वल टू 3, ये β3 नहीं है, गेट इट करेक्टेड प्लीज। तो इसका दूसरा नाम जो है वो मीजोकर्टिक। 8 में कहा गया है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द इंटरवल म्यू प्लस माइनस सिग्मा, फिर म्यू प्लस माइनस 2 सिग्मा, फिर म्यू प्लस माइनस 3 सिग्मा। इसको भी करेक्ट कर लीजिएगा। ये तीसरा है म्यू प्लस माइनस 3 सिग्मा। कंटेन कितना एरिया है? म्यू प्लस माइनस सिग्मा में है 68.27%, म्यू प्लस माइनस 2 सिग्मा में है 95.45% एंड म्यू प्लस माइनस 3 सिग्मा में है 99.73%, यानी अप्रोक्सीमेटली 1। हम इसको 1 इसलिए नहीं लिख सकते कि हमने अभी डिस्कस किया था कि इसकी रेंज है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी रेंज होने का मतलब है कि हमने उसको एक्स एक्सिस के साथ टच नहीं करना। एक्स एक्सिस के साथ टच करेंगे तो वो तो फिर लिमिट उसकी बन गई, माइनस इन्फिनिटी को हमने स्किप कर दिया, उसकी जगह पे एक वैल्यू, क्योंकि इसकी लिमिट्स माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है और टोटल एरिया माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जो है वो 1 होना है। तो म्यू प्लस माइनस 3 सिग्मा जो है वो ऑलमोस्ट 1 एरिया जो है वो कवर करेगा। 99.73% ये होगा, 1 नहीं बनेगा।
इन रिलेशनशिप को यूज करते हुए भी हम कुछ शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं इनकी हेल्प लेते हुए उनको सॉल्व करेंगे। फिर है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अटेन्स मैक्सिमम हाइट एज x इज इक्वल टू म्यू। x ने x एक्सिस पे मूव करना है और उसकी प्रोबेबिलिटी ने y एक्सिस पे मूव करना है। सेंटर में प्रोबेबिलिटीज ज्यादा होंगी तो पीक बढ़ जाएगी, टेल्स पे प्रोबेबिलिटीज कम होंगी तो पीक कम होती जाएगी, और सेंटर पे प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी, टेल्स की तरफ आप जाएंगे तो वो ग्रेजुअली कम होती जाएगी। सो इसकी पीक जो है वो x इज इक्वल टू म्यू पे यानी सेंटर पे होगी, और इसका मैक्सिमम ऑर्डिनेट बनेगा y इज इक्वल टू 1 ओवर सिग्मा 2 पाई स्क्वायर रूट। वो पीडीएफ में जब हम x की जगह पे म्यू लगा देंगे तो ये शेप उसकी बन जाएगी। ये शेप कैसे बनेगी मैं थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ उसके पीडीएफ में जाके। x इज इक्वल टू म्यू पे इसके पीडीएफ की बात की थी हमने शायद दूसरी स्लाइड में। तो हमने उसमें क्या करना है, उसके पीडीएफ में जाके x की जगह पे म्यू लगा देना है। x की जगह पे हम म्यू लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आ गई G4। हाँ जी, ये पीडीएफ है हमारे पास। एफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर सिग्मा 2 पाई स्क्वायर रूट ई पावर -1/2 x माइनस म्यू ओवर सिग्मा। मैंने कहा अगर हम x की जगह पे म्यू लगा दें, x इक्वल टू म्यू पुट कर दें, तो पीडीएफ में हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा म्यू माइनस म्यू ओवर सिग्मा। म्यू माइनस म्यू जाहिर है 0 है, 0 डिवाइडेड बाई समथिंग इज 0। तो जब e की पावर में 0 होगा तो ये 1 हो जाएगा। तो इसका इम्पैक्ट क्या आएगा कि ये वाला सारे का सारा हिस्सा जो है वो 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बाकी हमारे पास रह जाएगा y इज इक्वल टू 1 ओवर सिग्मा 2 पाई स्क्वायर रूट। इसी की वहां पे बात हो रही थी कि इसका ऑर्डिनेट जो है वो मैक्सिमम ऑर्डिनेट सेंटर में होगा, x इज इक्वल टू म्यू पे होगा, और वो होगा 1 ओवर सिग्मा 2 पाई स्क्वायर रूट। उसकी रीजन क्या, रीजन मैंने आपको बताई कि चूंकि म्यू ने x के बराबर हो जाना है, तो सेंटर में जाके आप x की जगह पे जब म्यू लगाएंगे तो उसकी ये शेप बन जाएगी। ये बात हो रही थी 1 ओवर सिग्मा 2 पाई स्क्वायर रूट। Point of inflection of normal distribution curve lie at x is equal to mu minus sigma and x is equal to mu plus sigma। सेंटर से जैसे जैसे आप डेविएट करते जाएंगे राइट डायरेक्शन में और लेफ्ट डायरेक्शन में, आपकी कर्व जो है वो नीचे की तरफ आती जाएगी। उसमें बैंड्स जाके आएंगे म्यू माइनस सिग्मा पे, म्यू प्लस सिग्मा पे, इसी तरह म्यू -2 सिग्मा पे, म्यू +2 सिग्मा पे, म्यू पर -3 सिग्मा, म्यू +3 सिग्मा, और ये उसकी ऑलमोस्ट एंड लिमिट्स होंगी। यहाँ तक ऑलमोस्ट उसका एरिया जो है कवर हो जाएगा। फिर कहा गया जी टेल ऑफ द नॉर्मल कर्व मूव अलोंग एक्स एक्सिस ऑन बोथ साइड्स बट नेवर टचेस एक्स एक्सिस। उसकी रीजन मैंने आपको बताई कि अगर वो एक्स एक्सिस को टच कर जाएगी कर्व तो वो क्लोज्ड फिगर बन जाएगी, और क्लोज्ड फिगर जब बनेगी तो फिर एक्स की लिमिट्स डिफाइंड होंगी। जबकि इसमें हम कह रहे हैं कि एक्स की लिमिट डिफाइंड नहीं है, वो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी है। तो उसने एक्स एक्सिस को टच नहीं करना, बल्कि बिल्कुल उसके करीब जाके उसके साथ साथ मूव करते जाना है मामूली सी गैप के साथ। फिर x is normal distribution with mean mu and variance sigma square, then y is equal to a plus bx is also normal distributed with mean a plus b mu and variance b square sigma square। ये तो वेरिएंस की और उसकी मीन की प्रॉपर्टीज के मुताबिक है कि हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, एक वेरिएबल x है और एक वेरिएबल y है। रिलेशनशिप है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स।
तो एक्स डिस्ट्रीब्यूशन, एक्स वेरिएबल जो है उसका मीन अगर एक्स बार है तो वाई डिस्ट्रीब्यूशन का मीन बराबर हो जाएगा ए प्लस बी वाई बार, और वाई बार की जगह पे सिंपली हम यहाँ पे म्यू लिख रहे हैं। और इसी तरह पे इसका वेरिएंस जो होगा वो होगा बी स्केयर इंटू वेरिएंस ऑफ एक्स स्केयर। तो वेरिएंस ऑफ एक्स स्केयर चूंकि हमारे पास सिग्मा स्केयर के बराबर है, तो वाई वेरिएबल का वेरिएंस जो है वो बी स्केयर सिग्मा स्केयर बन जाएगा। तो हमने इसको नोटेशन में इस तरह लिखा कि इफ एक्स फॉलो द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्केयर, देन y will follow the normal distribution with mean a plus b mu and variance b square sigma square। ये किस वक्त होगा रिलेशनशिप? ये रिलेशनशिप उस वक्त अकर करेगा जब x और y में ये रिलेशनशिप अकर करेगा। x और y में रिलेशनशिप क्या है? वो है कि y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। इस प्रॉपर्टी का हमें फायदा क्या होगा? इसका हमें ये फायदा होगा कि फर्ज कर लें हमारे पास एक डेटा मौजूद है एक्स वेरिएबल की शक्ल में, हमारे पास उसका मीन भी मौजूद है, हमारे पास उसका वेरिएंस भी मौजूद है, और हम एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाते हैं वाई, जिसमें रिलेशनशिप ये है कि हम एक्स वेरिएबल को किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसमें कुछ कांस्टेंट ऐड कर देते हैं। अब जानते हैं ए और बी दोनों कांस्टेंट्स हैं, जबकि एक्स और वाई दोनों वेरिएबल्स हैं। तो ये एक नया डाटा जनरेट हो जाएगा वाई की शक्ल में। एक्स में जितनी वैल्यूज हैं उतनी ही वैल्यूज वाई में होंगी। अब एक तरीका तो ये है कि हमारे पास जो नया डाटा बना वाई की शक्ल में, हम उसका मीन और वेरिएंस कैलकुलेट कर लें। अगर हमें पता हो कि ये डाटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है तो उस लेंथी प्रोसेस को अडॉप्ट करने की जरूरत नहीं है। हम प्रॉपर्टी का सहारा लेते हुए कहेंगे कि जो कि हमारे दोनों वेरिएबल एक्स और वाई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं, एक्स नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, वाई हमने उसकी हेल्प से इंट्रोड्यूस करवाया रिलेशनशिप ऑफ वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। सो प्रॉपर्टी की हेल्प से हम उसका मीन और वेरिएंस डायरेक्ट फाइंड कर देंगे। वो कैसे? जो हमारे पास म्यू आया यानी एक्स का वेरिएंस आया, उसको हम कांस्टेंट बी से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें ए ऐड कर देंगे, तो ये नए डाटा का यानी वाई वेरिएबल का मीन बन जाएगा। इसी तरह जो वाई एक्स वेरिएबल का हमारे पास वेरिएंस है जिसे हम सिग्मा स्क्वायर कहते हैं, उसको हम बी कांस्टेंट के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे यानी बी स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर लिखेंगे, तो ये हमारे पास वाई वेरिएबल का वेरिएंस। फिर है जी स्टैंडर्ड डेविएशन की नोटेशन। इसमें हमारे पास सिग्मा होगी, हमारे पास इसमें मीन डेविएशन बराबर होगा 4/5 इंटू सिग्मा। ये अप्रोक्सीमेट रिलेशनशिप है, एग्जैक्ट रिलेशनशिप है 0.7979 इंटू सिग्मा। मीन डेविएशन इज 0.7979 इंटू सिग्मा। इसी तरह क्वार्टर डेविएशन इज इक्वल टू 0.6745 सिग्मा यानी अप्रोक्सीमेटली 2/3 इंटू सिग्मा। ये 2/3 आप जानते हैं एग्जैक्ट इतना नहीं बनता, जो एग्जैक्ट रिलेशनशिप है वो है 0.6745 सिग्मा। तो इन रिलेशनशिप्स को यूज करते हुए हमारे पास अगर एक चीज मौजूद है तो हम दूसरी फाइंड कर सकते हैं। अगर सिग्मा मौजूद है उसे 4/5 से मल्टीप्लाई कर दें, मीन डेविएशन बन जाएगा। इसी तरह सिग्मा मौजूद है उसको 2/3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्वार्टर डेविएशन बन जाएगा। या वाइस वर्सा आप कह सकते हैं कि मीन डेविएशन मौजूद है, सिग्मा हम बनाना चाहते हैं, तो मीन डेविएशन बराबर हो जाएगा, रिलेशनशिप है 4/5 सिग्मा, तो सिग्मा फाइंड करना है तो मीन डेविएशन को आप 5/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह से हमारे पास क्वार्टर डेविएशन मौजूद है, सिग्मा हम फाइंड करना चाहते हैं, तो क्वार्टर डेविएशन को आप 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिग्मा बन जाएगा। जी, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। अगर कोई आपकी तरफ से सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। जी, हम अगले लेक्चर में आएंगे इनके न्यूमेरिकल्स की तरफ। जी नहीं, कल तो ऑफ है, जाहिर है पब्लिक हॉलीडे है। हमारी नेक्स्ट शेड्यूल्ड क्लास जो है वो फिर होगी, वो मैं थर्सडे की शेड्यूल कर दूंगा और टाइम हम यही रखेंगे शाम का। अच्छा, जो कुछ हमने आज डिस्कस किया है आपने बुक से इसकी ज़रा रीडिंग करनी है।
और इसकी जो ख़ास तौर पे एप्लीकेशन वहाँ पे आपको मिलेगी ना, वहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा एप्लीकेशन ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। आपने उसको जो है वो कीनली स्टडी करना है। कंटेंट्स में इसकी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ उसकी एप्लीकेशन का भी जिक्र किया गया है। आपने अगर उसकी रीडिंग की हुई होगी तो फिर हमें उसको डिस्क्राइब करने में ज़रा आसानी है। हमजा इरशाद, आपकी तरफ से कोई सवाल? ओके बॉयज, रीडिंग कीजिएगा। सी यू इन नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। जी मैंने कहा कल तो पब्लिक हॉलीडे है, नेक्स्ट वीक में शेड्यूल के मुताबिक हमारी क्लास होगी। थैंक यू।